बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इस बीच तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर सामने आती है। यहां पुंछ जिले में बीते शनिवार शाम को आतंकियों ने पुलवामा जैसा ही यानी पुलवामा स्टाइल में वायुसेना के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया और 4 जवान घायल हो गए। उधर लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच इस आतंकी हमले की टाइमिंग से देश का सियासी पारा हाई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दिग्गज नेता अपनी अधिकांश चुनावी रैलियों में कश्मीर से 370 हटने के बाद बहाल हुई शांति का जिक्र कर लोगों की वाहवाही बटोर रहे हैं। लेकिन इस बीच पुंछ में हुए आतंकी हमले से विपक्षी दलों को बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का बड़ा मौका मिल गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस हमले को पॉलिटिकल स्टंट करार देते हुए कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और भाजपा को चुनाव में जिताने का रास्ता तैयार किया जाता है। लोगों को मरवाने और उनकी लाशों पर खेलना भाजपा का काम है। इस तरह का शर्मनाक बयान दिया गया। हालांकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजौरी पुंछ सेक्टर में हो रही आतंकी हत्याओं और हमलों को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने सेना के शीर्ष अधिकारियों के सामने अपनी चिंता भी व्यक्त की है। हालांकि विपक्षी दल इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुट गए हैं और इस हमले पर जिस तरह से सियासी बयानबाजी हो रही है, आज इसी को जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान समय समय पर इस प्रकार की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा कि हमारी सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देती है। पाकिस्तान समय समय पर इस प्रकार की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा कि हमारी सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देती है। चीन से 19 दफा ये बात कर सकते हैं, ये उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? आतंकवाद का खात्मा हुआ। अब एक पर्टिकुलर एरिया पुंछ में कुछ थोड़े से आतंकवादी बचे और ये पता है कि पाकिस्तान में कि अभी भी वहाँ हालात जो हैं वो नॉर्मल से बहुत दूर है। जो यहाँ पर गवर्नर हैं वो फेल हुए हैं। ये देश को कहते हैं कि हमने 370 तोड़ के अमन कर दिया। गंभीर चुनौती है, उस चुनौती का मुकाबला करिए। तो पुंछ आतंकी हमले पर जिस तरह की सियासत हो रही, इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इस हमले पर जिस तरह की सियासत हो रही उनसे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ गुलाम नबी मोंगा साहब हैं, एक्स MLC हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस कश्मीर के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ तेजेंद्र सिंह सोढ़ी साहब सीनियर एडिटर है न्यूज़ 18 जेकेएलएच के, वो भी हमारे साथ चर्चा में है। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मैं सबसे पहले
गुलाम नबी मोंगा साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। मोंगा साहब, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है पुंछ हमले के बाद, कई सवाल इस पर उठ रहे हैं और खासतौर से कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी की गई है, चन्नी जी का जो बयान है, सवाल ये उठता है कि क्या आतंकवादी अगर कोई हमला करेंगे तो वो टाइमिंग देखकर करेंगे या फिर ये पूछ कर करेंगे कि हमला कब करना है? क्योंकि कांग्रेस इस हमले की टाइमिंग पर भी सवाल उठा रही है। लेकिन मोंगा जी, डांगरी का जब हमला हुआ था, इसी तरह का हमला था, कई जवान शहीद हुए थे, वहां पर तो कोई चुनाव नहीं था। नहीं, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जी सर। मेरे ख्याल में और हमारी पार्टी का जहां तक ताल्लुक है जी, फौजियों की शहादत या किसी की भी शहादत अगर हो जी, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे आर्मी के हों, सीआरपी के हों, जम्मू कश्मीर पुलिस का हो, जी, जो भी हो, इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये बड़े दुख की बात है। ये बड़े दुख की बात है, जब से बीजेपी हुकूमत में आई है तब से शहीदों के, जो हमारे नौजवान, हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं, तो इस पे काफी सियासत की जाती है। तो सियासत तो यहाँ कांग्रेस कर रही है, बयानबाजी तो सर कांग्रेस की तरफ से हो रही है। अफसोस की बात तो यही है, शर्मनाक तो यही है। मेरी बात सुने। जी जी जी। अफसोस की बात यह भी है कि आप कांग्रेस को ही क्यों करें। आप साबिका गवर्नर जो है थे यहाँ, उनके बयान देख लीजिए, उनका बयान देख लीजिए, वो क्या कहते हैं। ये तो हम सियासत तो नहीं करते, हम पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जब कांग्रेस हुकूमत में थी सेंटर में जी, तो तब से यहाँ पीक पे मिलिटेंसी थी। यहाँ मिलिटेंसी को खत्म करने में अगर किसी का हाथ है तो वो कांग्रेस पार्टी का हाथ है, यहाँ के लोगों का हाथ है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हाथ है। हाँ, लेकिन कभी कांग्रेस ने इस पे सियासत नहीं की। मिलिटेंसी अभी भी खत्म नहीं हुई। मैं मोंगा जी अब चन्नी जी का जो बयान है उसे किस तरह से देखा जाए? मैं ये कह रहा हूं, चन्नी जी कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट इसे बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं। ये इल्जाम का टाइम नहीं है, ये मौन करने का वक्त है। ये तो यही तो सर कांग्रेस को सोचना चाहिए, जो भी करता हो कांग्रेस के लीडरों को यही तो सोचना चाहिए। आप उनसे बात कीजिए, ये आप उनसे बात कीजिए जो इस वक्त हुकूमत में हैं और जिनकी हुकूमत में ऐसी वारदात होती रहती हैं। कभी ये कहते हैं यहाँ हालात ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। अब आप खुद ही देख लीजिए, पत्थर नहीं चल रहा है तो गोली चल रही है। नहीं मोंगा जी, ये बताइए, मोंगा जी ये बताइए, क्या जब चुनाव नहीं होते हैं तो आतंकी हमले नहीं होते हैं? डांगरी का जब हमला हुआ तो क्या उस वक्त चुनाव हो रहे थे? नहीं होते हैं। वही तो मैं आपसे कहता हूँ, हमने 71 का जो डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान हुई, बांग्लादेश वजूद में आया, हमने कभी सियासत नहीं की उस पे। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, कहीं एक से गोली चलती है, यहाँ हमारे फौजी शहीद होते हैं तो सियासत हो जाती है। कोई भी सियासत कर ले इस पे, दैट इज कंडेमनेबल, कोई भी सियासत करे। लेकिन कांग्रेस ने कभी सियासत नहीं की, मैं आपको कहता हूँ, वसूख से कहता हूँ। नहीं तो चन्नी जी का लग रहा है आपने बयान देखा नहीं। चल रहा है जब कोई मोंगा जी कोई शहीद हो जाता। मोंगा जी, मैंने देखा नहीं। मैंने पंजाब के एक्स सीएम, कांग्रेस के एक्स सीएम चन्नी का बयान आपने सुना नहीं? भाई साहब, उसका गवर्नर का पहले देख लीजिए। साहब का गवर्नर जो जम्मू कश्मीर का था, वो क्या कहता है? उसने कहा यहाँ कुछ भी हो सकता है। इट इज व्हाट ही हैज सेड। हम तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, कोई कुछ कहे, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बयानबाजी हुई या नहीं हुई? आप बीजेपी को नहीं पूछे। नहीं, मैं बीजेपी के पास भी आऊंगा। बात करेंगे, आप बीजेपी की बात ये कह रहा हूं सर, मोंगा जी, मैं ये कह रहा हूं, देखिए जो वो कहते हैं हम आजाद कश्मीर को भी। मोंगा साहब, आप बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं। मैं ये कह रहा हूं सर
कि कांग्रेस ने बयानबाजी की या नहीं की, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। चन्नी का बयान आया कि नहीं आया? जयराम रमेश का बयान आया कि नहीं आया? मुझे मैं आज इलेक्शन में बिजी रहा, इलेक्शन मीटिंग आज 2-4 जगह थी, हमारी मीटिंग भी थी, तो मैं अभी आया, आपने कहा कि यहाँ हाजिर होना है, मैंने कहा हम दे देंगे कांग्रेस का। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। अभी तक आई एम सॉरी। चलिए ठीक है। मैं मोंगा साहब आपको देखिए मोटा मोटा बता देता हूं। हालांकि उस पर आज उन्होंने कुछ शायद माफी भी मांगी है या कुछ इस तरह का बयान भी आया चन्नी जी का। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्टंट है इस तरह का जो हमला हुआ है पुंछ में। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं, भाजपा को चुनाव में जिताने का रास्ता तैयार किया जाता है, लोगों को मरवाने और उनकी लाशों पर खेलना भाजपा का काम है। यह शर्मनाक बयान कांग्रेस के एक्स सीएम पंजाब के चन्नी जी का है। मैं कर्नल टीपी त्यागी जी अब आपके पास आ रहा हूं। अगर ऐसा जी अगर ऐसा उन्होंने कहा है जी, तो जहां तक हमारा ताल्लुका, हम इसके साथ नहीं है, इसमें कोई सियासत करने की जरूरत नहीं है जी। हमें अफसोस करना चाहिए इस पर, जो भी हमारा जवान शहीद हो गया, बहुत ही अफसोस करना चाहिए हमें उस पर। और ऐसी इसको सियासत कौन बनाता है वो सबको पता है। अब आप भी कहते हैं तो मेरे लिहाज से, मेरे ख्याल से इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं कर्नल टीपी त्यागी जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए मोंगा साहब तो इलेक्शन में बिजी थे, उन्हें शायद ये पूरा बयान पता नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पर अफसोस जाहिर की। कर्नल टीपी त्यागी जी, जब इस तरह के हमले होते हैं, हमारे जवानों की कीमती जानें और शहादत एक तरह से होती है, जब इस तरह के आतंकी हमले होते हैं और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी होना, हमारे जवानों के मनोबल पर इसका कितना असर पड़ता होगा सर? देखिए सर, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। आपका आभार, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। लीडर सीनियर हो या जूनियर हो, किसी एक पार्टी का हो या दूसरी पार्टी का हो, एक बात समझ लें, जो होना था हो चुका। 1947 का कम पढ़ा लिखा आज का सिपाही नहीं है। आज के सिपाही के पास हाथ में एक मोबाइल है, टेलीविजन देखता है, विश्लेषण करने की क्षमता आ चुकी है, उसे अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। अब इसमें उनके कहने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद समझ लेता है। और एक सवाल उठने लगा है उनके दिमाग में कि क्या मैं ऐसे नेताओं के लिए अपनी जान को कुर्बान करूं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी हैं, या पाकिस्तान पे एटम बम है, या पीओके को लेके दिखाओ, या कोई कहता है कि ये एक राजनीतिक स्टंट है। क्या मैं ऐसे नेताओं के लिए जान दूं? अब कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर आज अगर कोई संस्था बची है जिसमें कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी है, वो केवल फौज है। और अगर फौज ना रही होती तो मुझे ईमानदारी से बता दीजिए, इस 144 करोड़ के हिंदुस्तान में केवल 13 लाख की फौज, यानी कि 1% के 1% से भी कम, वो अपनी सरहद की सुरक्षा भी करे, और जब भी कभी कोई नेचुरल या कैलेमिटी आए आर्टिफिशियल, तो फौज को बुला लो, स्थिति नियंत्रण में हो जाएगी। उस फौज का अपमान ये करे नेता जिनको ये नहीं पता, जो 24 घंटे किसी ऐसे ग्राउंड बंकर में नहीं रहे जहां पे आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो, तो उन्हें पता लगे कि जान की कीमत क्या है। मैं 50,000 रुपए देता हूं ये श्रीमान चन्नी जी को, अपनी आधी उंगली काट के मुझे दे दे, अगर वो बहुत बड़ी बात। तो बिल्कुल, ये कमाल की बात है कि ये एक फौज के ऊपर सवाल करते हैं। अब ये समझ लें कि आज के बाद ऐसा ना हो। कारण ये कि हमने आज तक उन लोगों की जुबान पे लगाम नहीं लगाई जो उन स्लीपिंग सेल्स की हिमायत करते हैं। यानी कि वो आदमी का नाम लेने में मुझे शर्म नहीं आएगी, मैं उसका नाम लेता हूं खुल्लम खुल्ला। 7% वोट के ऊपर बने हुए वो सांसद जिनका नाम फारूक अब्दुल्ला है, जो एक समय में कहते थे कि अगर चीन हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आज उनके बेटे भी साथ में मिल गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपसे अपना कश्मीर तो संभलता नहीं, आप दूसरे कश्मीर को लेने की बात करते हैं। इन लोगों ने, इन नेताओं ने देश के निर्माण में क्या योगदान दिया? इनका योगदान सिर्फ देश को तोड़ने का रहा। बहुत शर्मनाक है। बिल्कुल, मैं कर्नल टीपी त्यागी साहब दोबारा से आऊंगा आपके पास। मैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपके पास आऊंगा। सोढ़ी जी, 35 साल या उससे भी ज्यादा आप कह लीजिए कि लगातार जम्मू कश्मीर आतंक को झेल रहा, और इसमें 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है।
और उस शहादत के बाद जब इस तरह की राजनीति होती है, जब इस तरह की बचकाना बयानबाजी होती है, शर्मनाक बयानबाजी होती है, तो क्या गुजरती होगी हमारे जवानों पर? देखिए हुरेरा, इसमें दो राय नहीं है कि अगर आज हम चैन की सांस ले रहे हैं, पूरे देश में अगर हम पीसफुली बैठे हुए हैं, तो इसका जितना भी क्रेडिट है बॉर्डर पे खड़े हमारे सैनिकों को है, उन जवानों को है जो अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के देश की सरहदों की निगरानी कर रहे हैं। कश्मीर घाटी से आप देखिए आतंक का सफाया किसने किया? हमारे सुरक्षा बलों ने। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि सीने पे गोली खाएंगे, लेकिन इस बात को सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके आते हैं, हथियार भारी मात्रा में हथियार लेकर आते हैं, उन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। कई आर्मी ऑफिसर्स की, अगर आपको याद होगा, जब टाइम टू टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, उन्हें ये कहा गया कि टेररिस्ट के बारे में, तो उन्होंने ये कहा जब टेररिस्ट क्रॉस ओवर करके आएंगे तो उनके लिए एक ही जगह है 6 फुट जमीन के अंदर। लेकिन अब देखिए, जब उन्हीं फौजियों की, उन्हीं जवानों की शहादत पे सियासत होती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। मैं कल से कई सीनियर ऑफिसर से बात कर रहा हूं, लगातार उनके साथ इन टच हूं। उनका ये कहना है कि निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के एक राज्य के, पंजाब की अगर हम बात करें, जिसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, और पंजाब भी पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवाद का, पाकिस्तान से भेजे गए हथियारों का बहुत बड़ा विक्टिम रहा है। और उस प्रांत के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जहां पर वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। आप देखिए, आज ही पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट, जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा का एक फ्रंटल आउटफिट है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की कि हमने जो आतंकी हमला हुआ है जिसमें एयरफोर्स के एक जवान शहीद हुए हैं, वो पीएएफएफ ने जिम्मेदारी ली है। लगातार पिछले 2 दिन से हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि 3 से 4 आतंकवादी इस आतंकी हमले में इन्वॉल्व थे। तो एक भारत का एक पॉलिटिशियन क्लीन चिट दे रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को। इससे बड़ी जो विडंबना है, दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि हमारे सैनिक जो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं हमारे लिए, और उन्हीं को हमारे पॉलिटिशियंस, स्पेशली चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो एक ऐसी स्टेटमेंट देके उनकी सेक्रीफाइस को बिलिटल करते हैं। जी हुरेरा, बिल्कुल नहीं, बहुत शर्मनाक है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से तेजेंद्र जी आपने कहा, कर्नल टीपी त्यागी जी ने कहा कि ऐसे हमारे जवानों के मनोबल पर बहुत असर पड़ता है। मैं कुलदीप सिंह धालीवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। धालीवाल जी, जब भी इस तरह के अटैक होते हैं तो इस पर पॉलिटिक्स होती है, लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कुलदीप सिंह धालीवाल जी। अपोजिशन बार बार ये कहता है कि 370 के बाद ये कहा जा रहा था कि आतंकवाद पर काबू पाएंगे, कश्मीर में बहुत हद तक आतंकवाद पर काबू पाया गया, लेकिन अब आतंकवाद जम्मू की तरफ बढ़ गया, पुंछ राजौरी सेक्टर में आतंकवाद बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में इस तरह के हमले हो रहे हैं। देखिए अबू जी, सबसे पहले तो ये जो आतंकवादी हमला हुआ है जी, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें हमारे जवानों की शहादत हुई है और नमन है हमारे जवानों को। और इस मौके पर जो सियासत हो रही है, मेरे साथ की खिड़की में कांग्रेस प्रवक्ता भी बैठे हैं, उन्होंने भी कहा, सीनियर है, उन्होंने भी कहा इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सियासत कर कौन रहा है? सियासत कर रहे हैं चन्नी साहब, सियासत कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब। अब चन्नी साहब वो चन्नी साहब हैं जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को एक पुल के ऊपर रोक दिया था, उनकी सुरक्षा में मतलब इतनी बड़ी सेंध लगा दी थी। तो वो जो आज बात कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं सारे जो इंडी गठजोड़ है, मैं इनको कहता हूँ विदेशी चंदा, विदेशी बंदा, विदेशी धंधा, विदेशी सोच वाले सारे लोग जो भारत को विदेशी नाम देना चाहते हैं। तो ये वो लोग हैं इन जो हमारे जवानों से को भी सवाल करते हैं। जब उड़ी अटैक हुआ था तो इन सभी लोगों ने हमारी सेना को सवालों के कटघरे में खड़ा किया था, आपको याद होगा वो बात। और वो इस बात पर मतलब प्राउड फील नहीं कर रहे थे कि हमारे देश के जवानों ने इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। धालीवाल जी, कांग्रेस तो यहां तक कह रही कि इस तरह के जब आतंकी हमले होते हैं तो बीजेपी उसका चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करती है, उसका फायदा उठाती है बीजेपी। देखिए, कांग्रेस अब कुछ भी कहती रहे, ये इंडी गठजोड़ कुछ भी कहता रहे, अब इनके कहने ना कहने को देश नहीं मानता जी।
क्योंकि इन लोगों, जो लोग सवाल पूछते पूछते देश की सेना के ऊपर हमला करना लगे। हमारे पहले समय में होता था, कोई आदमी सेना को या शासन को सवाल करता, उसे गद्दार कहते थे। तो ये मैं अब ये सारा इंडी गठजोड़ जो है, जो आज ये सवाल कर रहा है, ऐसी चीजें फैला रहा है और हमारे सैनिकों की जो शहादत है उसकी गरिमा को गिरा रहा है। हम पंजाबी लोग हैं, जो हमारे बेटे बॉर्डर पे हैं, सबसे ज्यादा शहादत हमारे बेटों की होती है। और हमारा एक पूर्व चीफ मिनिस्टर ऐसी बातें करे और शहादत को लेकर के, जवानों की शहादत को लेकर के सियासत करे, तो ये बहुत मेरे ख्याल से घिनौना अपराध है। और वो जो माएं अपने बच्चों को, चलिए इस पर हम गुलाम नबी मोंगा जी के पास जाएंगे, उनसे हम जवाब लेंगे। बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, फौरन चर्चा में लौट कर आते हैं। पाकिस्तान समय समय पर इस प्रकार की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा कि हमारी सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देती है। चीन से 19 दफा ये बात कर सकते हैं, कि उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? आतंकवाद का खात्मा हुआ। अब एक पर्टिकुलर एरिया पुंछ में कुछ थोड़े से आतंकवादी बचे और ये पता है कि पाकिस्तान है कि अभी भी वहाँ हालात जो हैं वो नॉर्मल से बहुत दूर है। जो यहाँ पर गवर्नर हैं वो फेल हुए हैं। ये देश को कहते हैं कि हमने 370 तोड़ के अमन कर दिया। गंभीर चुनौती है, उस चुनौती का मुकाबला करिए। तो पुंछ हमले के बाद जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही है और जिस तरह से इस पर सियासी बयानबाजी हो रही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद गुलाम नबी मोंगा साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। मोंगा साहब, क्या इस तरह के आतंकी हमलों पर भी सियासी फायदा और नुकसान देखा जाता है? इस तरह के हमलों पर भी इस तरह की बचकाना बयानबाजी की जाती है? इसे भी कांग्रेस और बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से जोड़ा जाता है। आखिर ऐसी सियासत क्यों, ऐसी बयानबाजी क्यों? रेरा जी, मैंने आपसे पहले भी कहा, तो आपने ये तो रिपीट नहीं किया, कि मैंने ये कहा कि इस पर हमारे शहीद जवानों के ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, कोई सियासतबाजी नहीं होनी चाहिए। सवाल तो यही है मोंगा जी कि देखिए पॉलिटिक्स हो कहां से रही है। कांग्रेस की तरफ से नहीं, कांग्रेस की तरफ से बयान आया। मेरा ये आप उससे पूछ लीजिए ना। मैं अभी देख रहा था, उन्होंने ये कहा है कि पुलवामा जब हुआ उसका आज तक तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है कि कौन उसमें मुलविस था। नहीं तो आतंकवाद को भी शक की नजर से आप देखेंगे? आज आतंकवाद को भी शक की नजर से देखा जाएगा क्या? बात मैं अभी आपका बीच में जो ब्रेक आपने दिया, इसमें मैं इसका बयान देख रहा था जी, क्या नाम है, चन्नी सिंह जी का जी, वो मैं देख रहा था। उसमें उसने ये लिखा, ये बताया है, अभी पूरा मैंने नहीं पढ़ा जी। लेकिन अब ये है कि कहना आपका, जहां तक कहना है, हम कहते हैं सियासत, जो अब आप यहाँ नैरेटिव बना रहे हैं, आपके जरिए जो बन रहा है, वो भी मैं लाइक नहीं करता। पिछले 35 साल से जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद झेल रहे हैं। मोंगा साहब, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, एज में मुझसे काफी बड़े हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 35 सालों से जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद झेल रहे हैं और उस आतंकवाद को आज शक की नजर से देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर से अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर लें, कितने हजारों की तादाद में यहाँ के लोग को मारा गया, वो भी शहीद हो गए बेचारे। कोई चल रहा था, रास्ते में से बम मारा, वो मर गया। किसी को गोली मार दी क्योंकि वो प्रो इंडियन था, प्रो एस्टेब्लिशमेंट था। जैसे मेरे घर पे बारामूला में हमला हो गया, फायरिंग हो गई,
हमको वहाँ से निकलना पड़ा। अपने मुल्क में हमको माइग्रेशन मिली। ये मैं कह रहा हूँ आपको, मेरे जैसे हजारों लोग इसके शिकार हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ इस चीज के साथ नहीं मैं है। ये कह रहा हूँ फिर भी तो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी कांग्रेस के कुछ लीडर है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। आप चन्नी साहब जैसे लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। कितनी जाने इसमें गई हैं, कितने जवान शहीद हुए हैं। मैं कर्नल टीपी त्यागी जी, आप इनसे क्यों नहीं पूछ लेते? कर्नल टीपी त्यागी जी, इस तरह के हम जो हुकूमत हिंदुस्तान के पीठ पर हमले किए जाते हैं, पीछे से हमले किए जाते हैं, घात लगाकर हमले किए जाते हैं, और फिर हमारे ही कुछ नेता कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। क्या गोली और बोली साथ चल सकती है? क्या इस तरह के माहौल में बातचीत हो सकती है? टीपी त्यागी जी, बिल्कुल नहीं हो सकती सर। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ वो जमाना, पुराना जमाना, जिसमें जब हमको ये लगता था कि कोई संदिग्ध आतंकी किसी घर में है और हम जाते थे तो वो बोलते थे सर्च वारंट लाइए। जब तक सर्च वारंट लाते थे आतंकी को भगा दिया जाता था। फिर हमने कहा कि अच्छा, कम से कम हमको टेलीफोन टैप करने की इजाजत दीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा। यानी आपने फौज के हाथ पीछे बांध रखे थे और उनसे कहा था कि आप लड़िए। चूड़ियां पहनाने वाली बात जो आज फारूक अब्दुल्ला जी कर रहे हैं, इन्होंने अपनी फौज को चूड़ियां पहनाने का काम किया, नंबर 1। अब कम से कम इतना तो डिफरेंस हुआ कि फौज को एक फ्री हैंड दिया। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल ये उठता है कि हम अब तक कम से कम 50 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। एक आतंकी को हम गिरफ्तार करते हैं, देखिए सर, मैंने लड़ाई लड़ी है, मैं वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर हूँ, मैं किसी की तरह हवा में बात नहीं करूंगा। अगर हम एक आतंकी को पकड़ते हैं तो उससे हम 40 स्लीपिंग सेल की जन्म कुंडली निकलवा सकते हैं। अब इतने आतंकी पकड़े गए, उसके बावजूद वहां पे स्लीपिंग सेल, अगर ये पुंछ के अंदर पहली बार हुआ होता तो मान लेते, बार बार हो रहा है। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो ये कहती हैं कि अरे हम तो दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी पता लगा लेते हैं। वो कारगिल में क्यों नहीं पता लगा पाए, यहाँ क्यों नहीं पता लगा पाए, गलवान में क्यों नहीं पता लगा पाए। यानी कि अगर किसी चीज में बदलाव की आवश्यकता है तो वो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी से बदलाव की आवश्यकता है। और एक सुझाव लास्ट में, परमानेंट सुझाव, वो ये कि मैंने आपको बताया 60,000 सिपाही हर साल भरी जवानी में रिटायर होते हैं, और अब तो अग्निवीर की वजह से और बढ़ गए। अगर उन सिपाहियों को, जिनमें कर्तव्य निष्ठा भी है, अनुशासन भी है, ईमानदारी भी है, थोड़ी बहुत जमीन देके बॉर्डर एरिया में बसा दिया जाए तो मजाल है कोई ड्रग स्मगलिंग या कोई आतंकी घुसपैठ कर पाए। एक परमानेंट इलाज, और ये हमने पहले किया है। हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में किया, जहां उन्होंने फौजियों को भेजा, आज उसे हिंदुस्तान का सिंगापुर कहा जाने लगा है। तो ये कोई समस्या आदमी से बड़ी नहीं होती, की जा सकती है। और पॉलिटिशियन के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, सर एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा कि बड़ा शर्मनाक लगता है जब आप देखिए कि हमारे जवान एक तरफ शहादत दे रहे हैं, पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की रक्षा कर रहे हैं। हम सब आज जो इत्मीनान से बैठे हैं इन्हीं जवानों की वजह से, कर्नल टीपी त्यागी साहब जैसे जो जवान पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस पर आप देखिए कितना शर्मनाक है कि आतंकी हमला होता है और उस पर सियासत होती है, उस पर कितनी घिनौनी बयानबाजी होती है। देखिए हुरेरा, इस बात की दो राय नहीं है कि अगर इस पे सियासत की है तो कांग्रेस पार्टी ने और पंजाब के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी, क्योंकि अगर आप उनकी स्टेटमेंट अच्छी तरह से सुनेंगे तो उनका ये कहना था कि 2019 में जो आतंकी हमला सेना के काफिले पे हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, उसमें अभी तक सरकार को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को नहीं पता वो हमला किसने किया, ये चन्नी जी ने कहा है। लेकिन देखिए, ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि चन्नी या तो बिल्कुल बेखबर हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल वो हकीकत से दूर हैं, या तो वो जानबूझ के सियासत कर रहे हैं। क्योंकि एनआईए ने जितनी चार्जशीट्स फाइल की हैं उसमें पूरा ब्यौरा है कि कैसे, कहां से हथियार आए, कहां से आरडीएक्स भारतीय भेजा गया, कहां पर वो गाड़ी तैयार हुई, कहां पर आदिल नाम के आतंकवादी ने, जिसको रेडिकलाइज किया था, उसने वो उस गाड़ी में विस्फोट करके सेना
सीआरपीएफ के काफिले पे हमला किया, पाकिस्तान में कहां-कहां से साजिश रची है, कौन-कौन से हैंडलर थे, तो ये वो सारी चीजें जो हैं वो एनआईए ने चार्जशीट में बताई हैं। लेकिन जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान से उन्होंने और उनकी पार्टी ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों को एक क्लीन चिट दे दी है। आप देख लीजिए, जब आपके मुल्क का सियासतदान ये कहता है कि हमें नहीं मालूम आतंकी हमला किसने किया, और ये कहता है कि उस आतंकी हमले से सिर्फ हमारे देश की एक रूलिंग पार्टी को फायदा हो रहा है, तो क्लियरली आप उसमें उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि पाकिस्तान की जो उनकी नेशनल असेंबली है, वहां पर फहाद चौधरी जो उनके मंत्री थे, उन्होंने खुलेआम इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि पाकिस्तान ने वो हमला कराया था। उनके फ्लोर ऑफ द हाउस में उनकी स्टेटमेंट है। और यहां पर हमारे पॉलिटिशियन है, एक ऐसी स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो स्टेट खुद विक्टिम है पाकिस्तान द्वारा भेजे गए हथियारों की। लगभग 20-30 साल तक पंजाब ने उस आतंकवाद का दर जो है वो झेला हुआ है। वो आतंकवाद जो पाकिस्तान से भेजा जाता था, खालिस्तानियों को जो हथियार भेजा जाता था, अभी भी अगर आपको याद होगा चरणजीत सिंह चन्नी वही चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने बीएसएफ के साथ झगड़ा किया था जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रपोजल आया था कि जो बीएसएफ की ज्यूरिसडिक्शन है वो बॉर्डर से 80 किलोमीटर दूर तक बढ़ा दी जाएगी, ताकि पाकिस्तान से जो ड्रोन के जरिए हथियार आ रहे हैं, जो नारकोटिक्स आ रहे हैं, उन पे बीएसएफ इन्वेस्टिगेट कर पाए। चरणजीत सिंह चन्नी तब चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने ही इस चीज की ऑब्जेक्शन रेज की थी। और आज वही चरणजीत सिंह चन्नी वहां पर पंजाब में तो उन्होंने बीएसएफ के काम में रोड़ा अटकाया, लेकिन यहां पर जब बात आती है देश के एक जवान की जिसने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, देखिए वो जवान जब यहां पर काम कर रहा था, देश की सुरक्षा कर रहा था, तो उसकी फैमिली वाले ये सोच रहे थे कि वो देश के लिए वहां पर खड़ा है। पूरा देश जब उसके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होगा, पूरा देश उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन आपके सामने यहां पर कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के लीडर हैं जो उसी सेक्रीफाइस पे, उस मार्टेडम पे क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं। जी हुरेरा, नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आतंकवाद के खिलाफ जब तक हम सब मिलकर खड़े नहीं होंगे और एक आवाज में आतंकवाद के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये आतंकवाद इसी तरह से फलता फूलता रहेगा और हम सबको मिलकर पुरजोर आवाज में इसकी आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी होगी, क्योंकि हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है, बल्कि हम सबको मिलकर पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, सियासत से ऊपर उठकर आतंकवाद के खिलाफ हमें लड़ना होगा, ताकि हमारे जवानों का मनोबल भी इससे एक तरह से बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कर्नल टीपी त्यागी जी, गुलाम नबी मोंगा साहब, कुलदीप सिंह धालीवाल जी और तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।